नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए एक फिर से महत्वपूर्ण नई प्रैक्टिस क्लास में मैं संदीप तिवारी आपके सामने हूं। हम लोग प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, साथ साथ जो टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम रिलेवेंट है, जिससे सीधा एक सवाल पूछा जाता है, वो टॉपिक भी मैं बीच बीच में आपको आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। आप भी अपने कमेंट से हमें बता सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक की जरूरत है या किस टॉपिक पर हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम उस टॉपिक का एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कॉन्सेप्चुअली आप अपने आप को इंप्रूव कर सकेंगे। आज के सेशन में हम लोग फिर से मिसलेनियस प्रश्नों को हल करेंगे, जो सही बात है कि आपके लिए, आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए एक जरूरी पार्ट है कि आप रिलेवेंट क्वेश्चंस को अलग अलग चैप्टर से जरूर पढ़ें। जो जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। मैराथन भी हम आपको धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, जिसमें एक साथ ही हम 4-4, 5-5 चैप्टर की प्रैक्टिस के माध्यम से मैराथन में कवर कराऊंगा। अभी सभी लोग प्रॉपर तेजी के साथ हमसे जुड़ जाएं, क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दें। अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिख दें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 हम लोग एक टारगेट बना के रखे हैं एग्जाम 2 से लेकर 20 मार्च तक का, और इस एग्जाम में 35 नंबर, सभी 35 नंबर की तैयारी आप हमसे कर रहे हैं मैथ की। मैं आपको वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा, हर प्रश्न को आप यहां से फील करेंगे एग्जाम हॉल में, मेरा आपको कमिटमेंट है, और यह कभी टूटेगा नहीं। इस बात को भरोसा करके आइए पहले सवाल से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल सीधा सीधा एक सरलीकरण का सवाल है, और उसमें क्या है, कैसे है, आप लोग बॉड मास का पूरा पैटर्न देख रहे हैं। बॉड मास की जनरल जानकारी आपको हो कि पहले ब्रैकेट ही तोड़ा जाता है, और ब्रैकेट में भी इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि पहले बड़ा होता है, मझला बीच में होता है और छोटा होता है, उसके बीच में बार होता है। मतलब अगर हम एक सीक्वेंस देना चाहें तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं, फिर छोटा कोष्ठक तोड़ते हैं, फिर मझला तोड़ते हैं, फिर बड़ा तोड़ते हैं। इसके अलावा अगर ऑपरेटर पर जाएं तो ऑपरेटर पर इसके नीचे का कॉन्सेप्ट होता है, ऑफ एक ऑपरेटर होता है, जिसका आप लोग क्या का कहते हैं। का मतलब गुड़ाई होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तब जाकर के हम बॉड मास के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस सवाल को आप देख पा रहे हैं तो आपको सब कुछ विजिबल हो रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक ब्रैकेट आपको ऐसे नजर आ रहा है, दिख रहा है करली, एक और ब्रैकेट ऐसे नजर आ रहा है, ये भी करली दिख रहा है। इनके बीच डिवीजन का साइन है, प्लस लगा है 56, लेकिन 56 के साथ भाग है, और भाग के साथ फिर से एक ब्रैकेट है जो कि आपका छोटा ब्रैकेट है। इसको भी ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले -27 है और +13 है। -27 +13, अगर मैं इसको हल करता हूं तो -14 आएगा। 14 चौके 56 -4 हो जाएगा। चलिए -4 ही रखे रहिएगा, बाकी इनका थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, इनके ऊपर काम करिए। देखिए आता है सोल्यूशन। 25 से 33 निकलेगा, -8 होता है, 25 8 33 होता है, माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा। जो ऊपर का यह ब्रैकेट है 28 हो गया। आप समझ गए होंगे सभी लोग। डिवीजन लगा ही सिंबल में, इसकी तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए 4 -5 गुणे 4 है, -6 है। तो सोल्यूशन में अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहां पर इसका प्रोडक्ट करें, जो कि -20 होगा, और +6 हो जाएगा। तो आप इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो -14 आएगा। -14 आ गया, और वहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर कुल मिला के अपने पास -4 था। तो एक तरह से -4 को सीधा सीधा लाके -4 रखिए। 14 चौके 14 दूना 28 होता है, -2 हुआ, फिर -4 हुआ। सोल्यूशन करने पर -6 आएगा। -6 आएगा क्योंकि -4 पहले से लिखा हुआ था, तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। यहां पर प्लस माइनस का ख्याल, ब्रैकेट का ख्याल, जोड़ना घटाना, पहले प्रायोरिटी देना, इन सब बातों का विशेष ख्याल रखेंगे तो सवाल में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, और दूसरे सवाल पर मेरे साथ आप लोग बढ़ चलिएगा। दूसरा सवाल एक सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करता है। आरपीएफ स्तर पर ऐसे सवाल को आप बिल्कुल प्रायोरिटी दीजिए और समझिएगा। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। सबको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर होता है। एक दिन बराबर 24 घंटे होता है। हमारे पास 3 दिन की बात है, 3 डेज। 3 डेज का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 24। 3 गुणे 24 घंटे हो गया। इसको अलग कर लीजिए। देखिए हमने लिख लिया 24 × 72 घंटे, और उधर सामने अपने पास कितना है बोलिए, 30 घंटे। तो 30 घंटे। रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता, तो पहला काम तो घंटा घंटा से गया। इसके बाद देख लीजिएगा जो पॉसिबिलिटी और बने, जैसे 6 से 6 पंचे 30 होता है, 6 12 बार 72 होता है। 12:5 है, जो कि देखिए आपके सामने बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए करेक्ट हल आपको दिख रहा है। आसान सवाल है, लेकिन पूछा जाता है, इस तरह के सवाल पर फोकस करिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द 3 days to the 30 hours। मतलब इसमें ध्यान देना होता है पहले किसको बोला गया है, सेकंड किसको बोला गया। सीक्वेंसिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है। सवाल का उत्तर आपका कंफर्म हो चुका है। अगला सवाल देखिएगा। मॉरिस एक पर्सन है जो विदेशी है।
विदेशी शब्दों का नाम बहुत मतलब उपयोग किया जाता है, आप देखते हैं सवालों में। भोजन पर अपनी आय का जितना वह कमाता है उसका 25% वह खर्च करता है, एक चौथाई खर्च कर देता है। अगर 100 रुपए कमाता है तो 25 वह खाने पीने में खर्च कर लेता है। खाने पीने में होशियार आदमी है, अच्छा आदमी है। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, अर्थात उसके वेतन में 1000 का इंक्रीज हुआ। हाँ, लेकिन उसने क्या किया, खाने पीने पर अब चीजें बढ़ाई नहीं, मतलब खर्च नहीं बढ़ाया। जो पहले खर्च करता था उतना ही रुपया तब भी खर्च किया जब उसका वेतन 1000 रुपए बढ़ गया। तो निश्चित तौर पर वेतन बढ़ा हुआ है, इसलिए जो पहले 25% था अब वह घट करके 20% हो जाएगा। ठीक है, तो उसके प्रारंभिक आय अर्थात प्रारंभिक वेतन हमसे पूछा गया। देखिए हम जनरल आपको करके दिखाते हैं। ये उसकी आय कर देते हैं और ये उसका भोजन पर व्यय कर देते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं। दो तरीके से हम सवाल को आपको हल करवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आय थी पुरानी 100%, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 100% या 100 रुपए मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 रुपए या 100% जो मर्जी आप मान लीजिए। तो व्यय कितना होता था, 25% ना, 25% मतलब 25 रुपए। अगर हम 100% की बात करें तो 25% हुआ। अगर हम 100 लेते तो 25 लिखते, 100% से हमने 25% कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। वेतन में 1000 की वृद्धि होती है, मतलब अब इसमें सीधा नहीं जोड़ सकते ऐसे। 100% पुराना वेतन था, चाहे कभी कभी कुछ लोग इसको यक्स मान लेते हैं यहां पर, बट आपको यक्स नहीं मानना है। 100% पुराना वेतन था, ये जो हमने लिखा है ये प्रीवियस वेतन था। इसमें 1000 का इंक्रीज हुआ, 1000 का इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज होते ही इस वेतन का, जो वेतन अभी बनकर आया है ये नया वेतन, इस वेतन का 20%, इस वेतन का 20% अब हमारा खर्च हो जाएगा। यही बोला ना, अब हमारा खर्च हो जाएगा। देखिए खर्च कितना बनकर आया, खर्च कितना बनकर आया, थोड़ा 20% करिए। तो 20% बेसिकली होता क्या है आपको बता दूं, 20% सिंपल रख दीजिए। इसका 20% कितना होगा, 20% होगा। भाई इसका 20% कितना होगा, 100% का 20% 20% होगा, प्लस इसका 20% कितना होगा, 200 होगा। ये हमारे पास क्या है, ये उसका खर्च है, यही उसका खर्च है जो पुराने के बराबर है, जो पुराने ही खर्च के तो बराबर है। तो जो 20% है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 200 जो खर्च हुआ है, ये पहला खर्च जो 25% था उसी के बराबर है। भाई ये देखिए ध्यान से मेरी बात को, नया वेतन 100% प्लस 1000 और इसका करो 20%, क्योंकि इसका 20% आपका खर्च है। तो 100 का 20% तो 20% होता है और 1000 का 20% 200 होता है। 200 ही होगा ना, हाँ 200 होगा। ये अब का खर्च है जो कि पुराने खर्च के बराबर है। अब परसेंट को एक तरफ करिए तो 5% बराबर 200 हो जाएगा और हमको पुराना वेतन निकालना है। पुराना वेतन जो कि 100% था, तो 100% बराबर 5 से डिवाइड कर दे 20, 20 विषम में 400, मतलब 4000 रुपए उसका पुराना वेतन था, जो ऑप्शन नंबर डी में था। एक तरीका यह था जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पहले वह अपने वेतन, जैसे अगर उसने कहा कि वह अपने वेतन का 25% खर्च करता है। पहली स्थिति देखिए, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 अगर भिन्न में लिखिए 25/100। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि अगर 4 उसकी कुल आय है तो उसमें से 1 रुपए वह खर्च करता है और 3 रुपए की बचत करता है। समझ रहे हैं। अब स्थिति आगे देखिए, जब उसके वेतन में 1000 का इंक्रीज हुआ तब उसका जो खर्च था वह उस वेतन का, मतलब नए वाले वेतन का 20% हो गया। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। इसका अर्थ है कि नया वाला वेतन यदि 5 है, एक ही खर्च करेगा और इसमें वह 4 रुपए की बचत करेगा। ये स्थिति है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि यहां भी एक का खर्च, यहां भी एक का खर्च, दोनों में एक ही डेटा दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है। बट इस एक के खर्च में और इस पुराने खर्च में कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। यह खर्च जो परिवर्तित हुआ है, यह खर्च परिवर्तित तो नहीं हुआ है। इस खर्च की वजह से परिवर्तित कौन हुआ है, वेतन। मतलब जो वेतन परिवर्तित हुआ है केवल, और खर्च डेटा वही है, परसेंटेज में भले परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यह एक 4 का था और यह एक 5 का था, इतना ही परिवर्तन हुआ है। अब सुनिए, हम कह रहे वेतन में जो परिवर्तन है वो 1 का है। कितने का है, 1 का है। और इस 1 का मान आप 1000 कर दो, 1000, क्योंकि 1000 का ही तो परिवर्तन है। वेतन में परिवर्तन आप खुद देख लो, 4 से 5 है कि नहीं है, यस। और ये परिवर्तन को 1 से तुलना कर लो, 1 से, और इस 1 का मान 1000 और पुराना वेतन कितना था, 4 बराबर 4000। ऐसे कर सकते हैं, सिंपल आंसर आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किससे समझ पा रहे हैं। उत्तर फिलहाल डी ऑप्शन है, 4000 रुपए उसका प्रारंभिक वेतन था, जो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इस तरह के सवाल पर अपना फोकस बनाएं, समझें और इसको अपनी तैयारियों में प्लीज शामिल करें। क्लियर है ना। आगे बढ़ता हूं, चौथे सवाल पर लेकर चलता हूं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 हैं।
देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यह जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। बोलिए क्यों? कुछ आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस अप्रोच होना पड़ेगा आपको। एडवांस अप्रोच इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है जब भी कभी 3 4 5 भुजा के सेगमेंट का कोई त्रिभुज हो तो भी समकोण है, 5 12 13 का हो तो भी समकोण है। मतलब समकोण के पाइथागोरियन ट्रिपलेट को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें होता क्या, एक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सबसे सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं 13, और इसके अलावा बताइए एक भुजा आपकी 5 है, दूसरी आपकी कितनी है, 12 है। अब यह समकोण त्रिभुज है, स्पष्ट है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ऐसी स्थिति में हमको करना क्या चाहिए, आपको ध्यान रखना है 13 का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के क्योंकि बराबर है। और अगर कभी किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमको पता हो, जो कि एक बेस है दूसरी हाइट हो, इस समय हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। हम निकाल सकते हैं 1/2 गुणे 5 गुणे 12। हम इसका क्षेत्रफल तो बता ही सकते हैं। फिलहाल सोल्यूशन क्या है, सवाल क्या है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर, ये देखिए जोड़ा, ऐसे जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं आपको एक पैटर्न पहले बता दूं, कभी भी ऐसा सवाल फेस करने को मिले, अगर कभी भी कोई भी त्रिभुज हो, ना ही समकोण या कोई भी हो, त्रिभुज का अगर मान लीजिए सारी भुजाएं देखिए एबीसी हैं, अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम मान लीजिए डीईएफ है। इस समय मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर 1/4, मतलब यह पूरे त्रिभुज का 1/4 हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए एबीसी, मेन त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके बनाया गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ऐसी केस में अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, देखिए आपके पास ये त्रिभुज है डीईएफ, जो हमारे पास त्रिभुज है, अगर इसको हमने सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके बनाया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर 1/4 गुणे 5 गुणे 12, 5 गुणे 12, मतलब जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का 1/4 गुणे 5 गुणे 12, उसी का 1/4 करिए, 4 × 12 3 × 5 15। तो यहां पर यह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी डीईएफ जो हमारे पास बना हुआ नया, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल सही हो जाएगा, जो कि मेन त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी एक शायद हाँ एक गलती हुई, देखिए यहां पर गलती क्या मैंने लिखा है उसको पहले समझ लीजिएगा। मैंने यहां पर क्या लिखा, लिखना जो चाहिए था ए लिखना चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अगर हमने मध्य बिंदुओं को जोड़ करके जिस त्रिभुज का निर्माण किया है, अगर हम उसको डीईएफ बोलेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखिए। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख करके काम थोड़ी होगा, अब इसका 1/4 भी तो करना होगा, 1/4 करना होगा। यस, अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सोचना है क्या है, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बेस इसका कितना है 5 गुणे हाइट कितना है 12, और इसका करना है आपको 1/4। अब इसका क्षेत्रफल होगा कितना, देखिए 2 × 12 6 × 5 30, तो 30 गुणे 1/4 होगा। अब इसको करेंगे 7.5 आएगा, 15 नहीं आएगा, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा त्रिभुज, ऐसा कॉन्सेप्ट आए, आपको प्रश्न फेस करने को मिले, तो आप उत्तर कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज, त्रिभुज कैसा भी हो, ना ही समकोण या किसी भी प्रकार का हो, त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ करके जो बनाया जाता है त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेन त्रिभुज, ओरिजिनल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। अब डिपेंड करता है कि जो मेन त्रिभुज दिया है वो कैसा है। समबाहु समकोण है तो समकोण के हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकालिए, समबाहु है तो √3/4 स्क्वायर, √3/4 × a स्क्वायर का उपयोग करिए, विषम बाहु है तो हेरोन्स फार्मूला उपयोग में लाइए, समद्विबाहु है तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो नियम होता है उसको फॉलो करिए। वो आपके ऊपर है कि आप त्रिभुज के सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट का या सभी प्रकार के जो पैटर्न्स होते हैं उसके क्षेत्रफलों को जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर आप जानते हैं तो सब हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा सवाल डन होता है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 4 संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी। देखिए अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है, करेक्ट है। 4 संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी, ए बी सी डी का जो कुल औसत है 26 है, कुल एवरेज क्या है 26 है। 4 संख्याएं हैं जिनका कुल एवरेज 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है, ए और बी का 19.5 है, इसका एवरेज ध्यान से देखिएगा,
सी और डी का औसत कितना है, सी और डी का औसत आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। सी और डी का औसत क्या होगा ये हमको बताना है। चार संख्याएं हैं ए बी सी डी, का कुल औसत क्या है 26 है। यदि ए और बी का कुल औसत 19.5 है, सी और डी का औसत आपसे पूछ रहा है, मुझे आप बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप ये चार संख्याएं सोचिए, चार नंबर है, करेक्ट है, चार नंबर। इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज दिया है 26, ठीक। योग कितना होगा, योग बताइए। आपको पहले चीज तो एक दिमाग में रख लेना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू योग, योग मतलब सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। तो सम अगर मतलब योग पता करना है तो एवरेज इंटू नंबर करिए, एवरेज इंटू क्या करिए, नंबर। तो हम लिख दें 26 गुणे 4, 4 छंगे 24 होता है, 4 दूना 8, 8 दो 10 होता है 104। मतलब इन सभी चारों नंबर का जो योग होगा वो 104 हो गया। अब हमसे सवाल में क्या बोला है उसको पढ़िए। सवाल में कहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 19.5 है। तो अगर इन दो संख्याओं का औसत 2 गुणे आप 19.5 कर दें, मतलब योग करना है इन दोनों संख्याओं का, तो बता सकते हैं 19 दूना 38 से 39 हो जाएगा। अगर हम इन दो संख्याएं जो बची हैं सी और डी, अगर इसका औसत निकालना चाहते हैं तो 39 इसमें से घटा दें, तो 14 से 9 5 होता है, 9 से 3 65 हो गया। 65 बटे आप कितना कर दो, 2 कर दो, क्योंकि संख्याएं तो 2 ही हैं। तो 2 से करें 2 3 6 होता है और 31.5 हो जाएगा, 31 दूना 62 होता है। 31.5 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। एलिगेशन से भी हम जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका है आप जनरल क्वेश्चन है जनरल तरीके से हल करिए। सभी चारों का जोड़ कर दिया, पहली दो का जोड़ कर दिया, अंतिम दो का जोड़ आया, उसको हमने संख्या से भाग कर दिया, सिंपल सा एवरेज आपको प्राप्त हो गया। पांचवें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके पास 31.5 है। प्लीज सभी लोग यहां पर नोट कर लें, मेरे ख्याल से आपको कंफर्म हो गया होगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा, एक सेकेंड, इसको हल करिए, क्या हमने सही किया है। 2 3 6, 2 छंगे, अब देखिए 2 3 6 और 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 31, 31 दूना कितना होता है 62, 62। और एक प्रकार से अगर हम इसको सोचें तो आपको क्या निकालना था यहां पर, अब आपको क्या करना चाहिए, 39 को देखिए यहां पर हमारे पास, अब हमने देखिए जो प्राप्त किया हमारे पास वैल्यू कितनी है 65। 65 को अभी हमें क्या करना चाहिए, 2 से भाग करना चाहिए। आइए हम लोग अब पांचवें सवाल पर पहुंचते हैं। पांचवा सवाल देखिए एक एवरेज का सवाल है और ठीक ठाक ऐसे सवाल आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। चार संख्याएं हैं ए बी सी डी, इनका जो कुल एवरेज दिया है 26 दिया है। यदि इसमें से पहली दो संख्या अर्थात ए और बी का जो एवरेज है 19.5 है, सी और डी का आपसे औसत पूछा गया है, इसका औसत क्या होगा। सभी चार संख्याओं की बात करी, ए है, बी है, सी है और डी है, चार संख्याएं, करेक्ट है। ये चार संख्या है, चार नंबर है। इनका एवरेज आपको दिया है कितना बताएं 26, ये एवरेज है, करेक्ट है। एवरेज कितना है 26 है। अब आपको देखिए क्या बताना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात को कंफर्म करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि एवरेज मतलब औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। योग बटा क्या होता है, संख्या। तो अगर कभी आपको योग निकालना हो तो एवरेज औसत गुणे आपको क्या करना चाहिए, संख्या। तो सबसे पहला काम आपको योग ही करना चाहिए। योग करिए, कितना हो जाएगा 26 गुणे 4, तो 4 छंगे 24, 4 दूना 8 2 10, 104 हो गया सभी चारों संख्याओं का जोड़। पहली दो संख्या का औसत कितना है बताइए, पहली दो संख्या का औसत है 19.5। आपको अगर इसका योग करना है 19 दूना 38 से 39 हो जाएगा। अब इन दो बची संख्याओं का औसत आपको निकालना है इसका, करेक्ट है, इसका मान आपको बताना है। देखिए कैसे निकलेगा इसका एवरेज, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, 39 इससे घटा देना चाहिए। 14 से 9 कितना होता है 5 और 9 से 3 6, 65 हो गया। इसका जोड़ जो हमारे पास जो बची दो संख्या है, इसका जोड़ 65 है। अब हमें इन दो संख्याओं का औसत पता करने के लिए योग 65 को 2 से भाग करना चाहिए। 32 दूना 64 होता है, 0.5 और अप्लाई कर दें तो ये आपका 32.5 हो जाएगा, जो कि राइट सोल्यूशन होगा, उन बची दो संख्याओं का औसत कहलाएगा। करने के इसके और भी तरीके एलिगेशन लगा ले, इधर उधर कर दे, लेकिन मुझे लगता है ये सिंपल स्टेट तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई खास बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, इसलिए ऐसे सवालों को आप इतना इसी पैटर्न से चलकर हल कर ले, और सबसे बेहतर होता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोग इसको उतार लें, कंफर्म कर लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें बता दें, ठीक है। चलो ये पांचवा डन होता है, हम लोग पहुंच चलते हैं छठवें नंबर पर। छठवां देखिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है।
एक संख्या प्रणाली है, नंबर सिस्टम है, में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल मतलब जो बार जाता है 83 और शेषफल जो शेष प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? सबसे पहले जानकारी दिमाग में रखिए, क्या कि जो भाजक है, भाजक मतलब अगर ए कर दें और भाज्य मतलब अगर हमने यहां पर डी कर दिया, बार अगर मान लीजिए बी गया और शेषफल सपोज करो आर बना, तो नियम सबको पता है कि डिविडेंड इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसे हम लोग भाजक कहते हैं जो डिवीजर कहलाता है। इसे हम कोसेंट कहते हैं जो भागफल होता है। और फाइनली हमारे पास जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। भाग के नियम में बताया जाता है कि भाज्य मतलब डी बराबर भाजक मतलब ए गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे किसी भी भाग की स्थिति को आप इस स्टेटमेंट से जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब सवाल में कहा है कि एक नंबर सिस्टम एक संख्या प्रणाली में 14,528 को मतलब 14,528 अपने पास एक नंबर था जिसको एक संख्या से विभाजित किया गया, भागफल अपने पास 83 आया और शेषफल अपना 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आपसे यही सवाल पूछा है कि x का मान बता दो। ये जो भाग दिया जा रहा था जिससे वो क्या है, तो मैं वही लिखूंगा कि x गुणे 83, x गुणे क्या कर दिया जाए बताइए 83, x गुणे 83 जो आपको x पता करना है, मैं 3 जोड़ दूं तो 14,528 अर्थात भाज्य के बराबर हो जाए। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर आपका भाज्य हो गया। तो x गुणे 83 कर दें, हाँ, और 3 ले जाकर के उसमें से क्या कर दें हम लोग, 3 उसमें से घटा दें। कंफर्म करते चलिएगा, 3 जब हम घटाएंगे किस में से 14,528 से तो कितना हो जाएगा। देखिए हमने लिखा यहां पर x गुणे 83 और 3 घटाइए पहले तो 14,525 हो जाएगा। भाई 3 घटा रहा हूं 3 को इससे तो 14,525 हो गया। अब x का मान निकालना है तो सिंपली 83 इसको क्या करेगा, भाग करेगा। एक बार जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, अगर डाउट होगा तो भाग करिएगा। मेरे ख्याल से देखिए जैसे अगर हम 145 से 83 घटा दें तो 5 से 3 2 होता है, 14 से 8 6 होता है। ठीक है, फिर आपका कितना जाएगा, 2 जाएगा। अब हम 83 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम 8 सत्ते 56 मेरे ख्याल से 7 बार अगर लेकर चलते हैं, 7 त्रिक 21, 7 अठे 56, 56 2 कितना होता है 58 होता है, 12 से 8 4 होता है और बस ठीक है ना 41 बचा। इसका मतलब 7 बार जाएगा तो 7 बार पे एक ही ऑप्शन है 175। तो 175 इसका राइट सोल्यूशन। 4 1 के बाद 5 आएगा, 7 बार में चला जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 8 मतलब यहां पर अगर जैसे 5 बार में सॉरी 5 3 15, जैसे अगर हम यहां पर 5 और रख देते हैं इसका वाला तो 5 3 15, 5 8 4 41 करेक्ट है। तो 175 डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। जो भाज्य था आपका 175 था। सिंपल सवाल होते हैं बट कैलकुलेशन फंसा देता है। छोटा सा ही मतलब प्रश्न पैटर्न देखो, कंफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि नियम पता होता है आपको, लेकिन प्रॉब्लम केवल कैलकुलेशंस पर आकर आ जाती है, रुक जाती है। इसलिए कैलकुलेशन पर बहुत ही सीरियस रहना पड़ता है। इधर उधर में अपना दिमाग डाइवर्ट ना करके आसानी से कैलकुलेशन को देखना है, तब सवाल को इजीली हल करना है। छठा डन होता है। 7वें पर आइए। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेच दी। 2 साइकिल उसने खरीदा था, अभी खरीदा था उसकी भी जानकारी दिया है। दोनों साइकिलों को 20% के लाभ पर उसने उठा के सेल कर दिया। अब होता क्या है, यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, पहली साइकिल को भी 3500 में खरीदा था, दूसरी साइकिल को भी 3500 में खरीदा था, 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने मतलब पहली साइकिल को पहले व्यक्ति ने बेचा था। एक तरह से उसने पहले व्यक्ति ने 5% मतलब एक तरह से ऐसे समझिएगा, एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के लाभ पर बेची थी, उनको प्रत्येक को 3500 में खरीदा था। पहले को उसने 5% के लाभ पर बेचा था, दूसरे को उसे कितने % के लाभ पर बेचना चाहिए। 2 प्रकार से सवाल पर जा सकते हैं हम लोग। जैसे अगर दोनों साइकिलों की बात करें तो 3500 गुणे 2 कर दीजिए, गुणे कितना कर दे 2, 7,000 रुपए लगाया था। ठीक है, 7,000 लगाया था और पूरे पर उसे 20% का लाभ चाहिए। तो 20% क्या होता है पता है, अगर हम इसका 20% निकाल दें तो 1400 हो जाएगा। 10% इसका 700 होगा, 20% 1400 होगा। 1400 कर दिया तो 8400 हो गया। करेक्ट है, कुल उसे 8400 चाहिए। अब पहली साइकिल को 3500 वाली उसने 5% के लाभ पर बेचा, जो कि 1/20 होता है। 2 1 के 2, 2 7 14, 175 का केवल लाभ लिया। मतलब 3500 में अगर हम 175 जोड़ दें तो 5 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 3, 3675 ही प्राप्त किया। अब इस 3675 को घटा दें किससे, इससे बाकी पैसा उसको सेकंड साइकिल से प्राप्त करना है ना, जो 3500 की साइकिल है। 10 से 5 5 होता है, 9 से 7 2 होता है, 13 से 6 7 होता है, 7 से 3 4725 में बेचना पड़ेगा।
अब इसमें से घटा करके डिफरेंस निकालो, 3500 से अप्लाई करो तो कंफर्म होगा कि हमें कितने परसेंट के फायदे पर दूसरी साइकिल को बेचना चाहिए होता। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे में बहुत इजी था, क्योंकि दोनों को उसने समान दाम पर खरीदा था। अब दोनों को अगर उसने समान दाम पर खरीदा था, पहले पर उसे 5% का लाभ था, दूसरे पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए कि ओवरऑल उसे 20% का लाभ हो जाए, तो सिंपल एवरेज पर जा सकते हैं। मतलब जब भी अगर दो वस्तुएं समान दाम पर खरीदी जाए, CP1 बराबर CP2 है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो कुल लाभ होता है, नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो दोनों का एवरेज प्रॉफिट परसेंट होगा, एवरेज प्रॉफिट परसेंट के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो पहले पर हमें क्या है, पहले पर हमें 5% का लाभ है, दूसरे का लाभ हमको नहीं पता है, मैंने x% कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, बराबर ओवरऑल कितने का लाभ है, 20% का लाभ है। लिख सकते हैं। तो 20 दूना 40 होता है, 5% प्लस x% बराबर आपका 40% हो गया। तो x% बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा 35% तो होगा। तो ये एवरेज आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कुछ करना ही नहीं था सवाल में। मतलब अगर मैं आपको बता दूं, दो वस्तुएं समान दाम पर खरीदी जाए, पहले को कुछ परसेंट के लाभ पर या दूसरे को कुछ परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाए, तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होता है, उन दोनों के क्रय विक्रय के प्रॉफिट लॉस के एवरेज पर डिपेंड करता है। तो दोनों पर लाभ थे, तो पहले पर तो ठीक था 5%, दूसरे पर नहीं पता था, वही निकालना था। ओवरऑल का पता था, दूसरे का निकालना कितना आसान है, इधर उधर के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। तो 7वां सवाल आपका डन होता है। आप ऐसे सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं? यस। चलिए अगले सवाल पर लेकर चलता हूं आपको। ऊंचाई दूरी का मैं एक सेशन आपको दूंगा, जिसमें त्रिकोणमिति का उपयोग कराते हुए ऊंचाई दूरी पर मैं आपको व्याख्यात्मक सारी बातें बता दूंगा। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, एलिवेशन से कहते हैं, 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी थी? देखिए आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, क्या स्थिति है हमारे सामने। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, जैसे ए प्लेटफॉर्म था ए, अब यहां पर पर्सन खड़ा था, यहां पर पर्सन, 5 मीटर की ऊंचाई थी ये, यहां से यहां तक की हाइट कितनी थी, जहां पर पर्सन, जैसे हम जमीन तल से ऊपर रहते हैं ना, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वो भी 5 मीटर की हाइट बोल रहा है। यहां पर उस व्यक्ति ने क्या किया, किसी टावर, एक टावर था, ऐसे देखो ये टावर था, इस टावर को उसने ऑब्जर्व किया। जो टावर क्या था, देखिए, यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था, टावर 45 मीटर ऊंचा था, अब यहां से व्यक्ति देख रहा था, कहां से, व्यक्ति यहां से देख रहा था, जो कि जमीन तल से 5 मीटर ऊंचा था। अब इसका अर्थ है कि ये स्टैंड बना लो ऐसे, इसका मतलब ये जो हाइट थी एग्जैक्टली 40 ही मीटर कवर हुई है। 5 मीटर तो इधर भी चला जाएगा ना, सही है। एलिवेशन का मतलब होता है, जैसे हमारी देखो ए है आंखें, मेरी आंखों में आंखें डालिए सीधा, तो बेस लाइन है। अब इस बेस लाइन से ऐसे मैं अपनी पलकें उठाऊं तो जो कोण बनेगा इस बेस लाइन के साथ, वो एलिवेशन है। जैसे हम ऊपर की वस्तु देखते हैं, अगर हम नीचे की वस्तु देखेंगे तो गर्दन मत झुकाइए, ऐसे नजरें झुकाइए, पलके झुकाया तो डिप्रेशन बनेगा, उसे अवनमन कोण कहते हैं। यहां पर उन्नयन कोण है जो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का, यहां से करेक्ट है, 30 डिग्री का बना रहा है। टावर से प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी है, मतलब टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है, ये तो पूछा हमसे सवाल। तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हाइट मानो, वो भी 40 मानना, 45 नहीं मानना हम लोग को, 30 है। मैं आपको बता दूं कि अगर जब ये कोण होता है तो इसको हम हाइट मानते हैं और इसको हम बेस मानते हैं, इसको हम बेस मानते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नियम होता है और इन दोनों के रिलेशन को बनाने वाला tan होता है। कौन होता है? tan थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो tan थीटा मतलब tan 30 बराबर परपेंडिकुलर मतलब 40, क्योंकि हाइट हमको 40 ही लेना होगा, 45 नहीं ले सकते हम लोग। 40 बटा बेस हमको नहीं पता, बेस ही निकालना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 40 बटा क्या कर दिया, b कर दिया। तो b बराबर बेस निकालना है 40√3, तो 40√3 यहां पर बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। कंफर्म करिए, मेरे ख्याल से आपको, बहुत लोग गलत से 45 भी बता सकते हैं, बट आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा हमें 40√3 ही लेना होगा, 45 नहीं ले सकता हूं। 45 तो पूरी हाइट थी ना, हम तो यहां खड़े हैं, हाइट पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं ना, इस वजह से वो 5 मीटर का मार्जिन हमें मिल जाएगा। अगले सवाल पर आइए। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, 3 अलग अलग डिब्बे हैं, ठीक है। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है जिससे इन सभी को पूर्णतः नापा जा सके। मतलब इन सभी को, अर्थात 36 को
45 को और 72 प्रत्येक को हम पूर्णतः नाप सके, ऐसा सबसे बड़ा माप मेजरमेंट हमको बताना है। जैसे हमारे पास अगर रूम है, कमरा, तो कमरे की अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। हम आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ ले कि वह सबसे बड़ी लेंथ का स्केल बताओ जिससे कि हम प्रत्येक भुजाओं को, प्रत्येक विमाओं को पूरी तरह से नाप सके। पूरी तरह से नापने का मतलब जो लेंथ होगी वह कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है कि 5 बार जाए, 4 बार जाए, 3 बार जाए। जैसे 15 को 5 काट सके, 20 को 5 4 काट सके। मतलब ऐसा ना हो कि हम जैसे बोर्ड को मेजर कर रहे हैं और जाकर के यहां से आगे बढ़ जाए या पीछे रह जाए। तो हम पूरी तरह से नापने का मतलब एक ऐसी लेंथ जो कि 36 को, 45 को और 72 को क्या कर सके, पूरी तरह से डिवाइड कर सके। अर्थात हमें इन सभी तीनों का एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ। ऐसा मेजरमेंट स्केल चाहिए, ऐसा माप का हमें बर्तन चाहिए जिससे कि हम प्रत्येक दूध को, भले ही किसी को 4 बार में नाप सकूं, किसी को 5 बार में नाप सकूं, किसी को 6 बार में नाप सकूं, लेकिन प्रत्येक को नाप सकूं। तो इन सभी का हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ भाग विधि से भी निकलता है, गुणनखंड विधि से भी निकलता है। अलग अलग तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। बाकी ओरल भी सोच करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और प्रोसेस होता है, अंतर से भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 होता है, 4 गुणे 9 36 होता है। ये आपका 2 कर दें, 3। अब यहां पर देखिए 9 पचे 45 होता है। 9 पचे 2 का कोई उपयोग ही नहीं इसमें। तो 3 गुणे 3 मतलब 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 हो गया। ऐसे 72 की बात करें तो 8 गुणे 9 72 होता है। 2 गुणे 2 की पावर 3 और 3 की पावर आपका 2 होता है। अब ऐसी केस में आप खुद ही समझ जाएं एचसीएफ क्या होता है, जो प्रत्येक में कॉमन हो और सबसे बड़ा नंबर हो। तो 2 जो कॉमन, देखिए क्या सब में 2 है? नहीं है। क्या सब में 5 है? नहीं है। केवल एक नंबर है वो सब में कॉमन, वो है 3। 3 की पावर 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी। तो 3 की पावर 2 सब में कॉमन है, अर्थात 9 सब में कॉमन है। 9 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी। सबसे बड़ा नंबर, उससे बड़ा अगर कोई काट दे तो हम उसी को मान लें। फिलहाल 9 लीटर का वह सबसे बड़ा बर्तन होगा, सबसे बड़ा मेजरमेंट स्केल होगा जिससे प्रत्येक को हम पूर्णतः नाप सकेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी देखिए डिविजिबिलिटी से भी जा सकते थे डायरेक्टली। जैसे 15 से तीनों तो कटेंगे नहीं ना, तो बचा 9, 9 से सब कट जाएंगे। 9 को उत्तर बना लीजिए, सही आंसर हो जाएगा। तो 9वां सवाल, 9 ही लीटर का बर्तन। बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तो चलिए अगले सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए सवाल, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर x है, -2 की पावर x - 1 है, बराबर 8 है। तो हमसे पूछा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान बता दो। ये तभी पॉसिबल है जब आप हमें x का मान पहले बताओ। x का मान यहां से निकल पाएगा। निकालने के लिए मुझे 2 की पावर x कॉमन करना होगा। जैसे मैंने कॉमन किया, यहां 1 बचेगा और इसमें 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 की पावर -1 बचेगा। जैसे आप 1/, भाई आप जानते हैं कि m की पावर -n बराबर 1/m की पावर n होता है। जब भी कभी किसी की नेगेटिव पावर हो तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल किया जाता है। बराबर आप कितना कर दो? 8। यहां लिखिए 2 की पावर x और 1/2 घटेगा तो 1/2 ही आएगा। बराबर 8 है, अर्थात 2 की पावर x बराबर 16 हो गया। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4 है। बेसेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाता है। x बराबर 4, अर्थात x का मान तो 4 आ गया। अब x का मान अगर 4 है तो यहां सब्स्टिट्यूट करिए। 2 गुणे 4 की पावर 2 है, प्लस 4 गुणे 4 है, प्लस 3 है। ठीक है, 4 चौके 16 दूना 32 कर दीजिए। 4 चौके 16 है, प्लस 3 है। अब आप पूरा जोड़िए तो कितना होता है, आप कंफर्म हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। 32 10 42, 42 6 48 3 51। पूरा सोल्यूशन यहां पर कितना हो रहा है? 51 हो रहा है। राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। जोड़ने पर फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है डी ऑप्शन है और वह 51 है। 10वां सवाल आपका डन होता है। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर स्पष्ट हो गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ चलते हैं। ये भी देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, आपकी परीक्षा से एकदम रिलेट करते वाला सवाल है। शरबत के 2 मिश्रण हैं, 2 अलग अलग प्रकार के। कभी कुछ लोग कहते नहीं हमें मीठा बहुत पसंद है, कुछ लोग कहते थोड़ा फीका पसंद है। चाय के लिए भी इसी प्रकार की बात होती है। 2 शरबत के मिश्रण हैं, 2 बर्तन में रखे हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का जो अनुपात है वो 4:3 है। जो पहला कंटेनर है उसमें वाटर एंड, अब शरबत को यस लिखता हूं, 4:3 है। पानी का भाग अगर 4 है तो शरबत का भाग 3 है। दूसरे में फिर उसी प्रकार से मिश्रण में जो इनका अनुपात मतलब पानी और शरबत का ही अनुपात, वाटर एंड शरबत, हम शरबत को शरबत लिख रहे हैं, 3:2 है। अब कह रहा है दोनों को क्रमशः 1 और 2, मतलब अगर इसका मैं 1 भाग लूं, इसका मैं 2 भाग लूं और मिला दूं, जो तैयार मिश्रण होगा
उसमें पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। देखो मिला तो सकते हैं आप, इसका 2 भाग इसका 1 भाग, बट प्रॉब्लम ये है ना इनकी क्वांटिटी सेम नहीं है। अगर आप क्वांटिटी सेम कर दे तो मिलाना बहुत आसान है। सुनिए हम क्वांटिटी सेम कर दें, कैसे, इनको जोड़ो कितना है 7, इनको जोड़िए कितना है 5। भाई इनको जोड़ने पर 7 मिल रहा है और इनको जोड़ने पर 5 मिल रहा है। कुछ ना करिए, आप इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 7 से कर दो, देखिए अपने आप बराबर हो जाएगा। करिए 5 चौके 20, 5 तियां 15, इधर देखिए 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14। अब आप जोड़कर देखिए, जोड़िए 35, जोड़िए 35, बराबर हो गया कि नहीं, यही हम चाहते हैं। तब हम जाकर के क्वांटिटी मिला सकते हैं। अब इसने हमसे कहा जो पहला है, पहला 20 और 15, ठीक है, दूसरा कितना है 21 और 14। कैसे लेना है, पहले का केवल 1 भाग लेना है और दूसरे का 2 भाग लेना है। ले लिया मैंने, मिला देते हैं। देखिए मिलाते हैं, जब आप 1 भाग लेंगे तो कोई फर्क तो आएगा नहीं इसमें, ये जैसे था 20-15 20-15 ही रह जाएगा। हाँ ये जरूर बदल जाएगा, 41 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। अब हमें एक पानी था, क्या था, पानी था और ये शरबत था, ये शरबत था। यहां 20 पानी है और यहां 42 पानी है, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 62। यहां 15 पानी है और 15 शरबत है और यहां 28 है, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 43। तो 62:43, जो कि देखिए बी ऑप्शन में आपको दिया है, इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। कुछ खास नहीं होता, इस सवाल को बस केवल एक बार जज करना होता। अगर आपने जज कर लिया, अच्छे से समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी और आशा करता हूं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। एक निश्चित राशि, कोई धन है, कोई पैसा, कोई वैल्यू, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश की जाती है। 2 साल बाद यह पैसा 2420, हमने 2 साल तक के लिए निवेश किया तो 2420, जबकि अगर इसी पैसे को मैं 3 साल तक निवेशित करता हूं तो 2662 हो जाता है। वार्षिक ब्याज का आकलन बताना है, करना है, किस आधार पर किया गया है, किस दर से किया गया है, तथा राशि और वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात की, मतलब राशि बताना है, धन और वार्षिक ब्याज की दर बताना है, दोनों चीजें कंफर्म करनी है। मेरे पास यह पैसा था, चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने निवेश किया, इस पैसे को 2 साल बाद मेरा पैसा अमाउंट बना है 2420, जबकि यही पैसा 3 साल बाद मेरा कितना हो जाता है 2662। अब आपको ये देखना है क्या कि इस एक, अच्छा जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज तो चलो और आसान कर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर जो समय गैप है, अगर वो क्रमिक है, क्रमिक मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से है, तो आप ब्याज दर सीधा सीधा उनकी वृद्धि दर को अप्लाई कर सकते हैं, वृद्धि को देखकर निकाल सकते हैं। जैसे 2420 हुआ है, 2662 हुआ है, 2 साल में 3 साल में, 10 साल में 20, 10 साल में 11 साल में, 12 साल में 13 साल में, 5 साल में 6 साल में, 1 साल का बस केवल गैप हो, तो 1 ही साल का तो गैप है। तो देखो बढ़ा क्या है, बस और कुछ मत करिए, बढ़ा देखिए कितना है, तो 10 से 2 कितना होता है 8, 11 से 6 कितना होता है 5, 11 से कितना होता है 5, एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी यहां मैं गलत कर रहा हूं, 2 से इसको घटाना है ना, 6 से 2 कितना हो, देखिए 2 हुआ, 6 से 2 कितना होता है 4, ठीक है, और 6 से 4 कितना हो 2, 242। किससे बढ़ा है 2420 से, गुणे 100/2420 कर दे, ये 10 गया, 10 धाम में 100 होता है, 10% की ब्याज दर है, 10% की ब्याज दर है। अब अगर 10% की ब्याज दर है और पैसा मेरा 2 साल में 2420 होता था, तो धन तो चलो बता ही सकते हो, फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से जाओ तो कंफर्म तो हो ही जा रहा है, और नहीं अगर हो पा रहा था तो ऐसे सोचिएगा, 10% की ब्याज दर है, तो 10% को क्या लिख सकता हूं बोलिए, 10% को लिख सकता हूं 1/10, 10 से हुआ 11 और 10 से हुआ 11, 2 साल में 11 ग्राम में 121, 100 का मान बताना है, इसका मान 2420 दिया नहीं है, दिया तो है, देखो काटो 20 बार जा रहा, 20 का 100 से गुणा करे 2000 होता है कि नहीं होता है, 2000 तो डायरेक्ट बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। और वैसे भी आप देख रहे थे डायरेक्ट अगर 10% एक ही ऑप्शन में दिया था तो हमें कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। तो 12वां सवाल 2000 का धन और 10% की ब्याज दर, इस सवाल का सही सोल्यूशन, सही प्रोसेस आपके सामने है। तो 12वां सवाल आप प्लीज नोट करें और कंफर्म कर लें, अपनी समझदारी भी बता दें, अपना कंफर्मेशन हमें दे दें। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। अगले सवाल पर आइए। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी कोई काम करता है और क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ध्यान दीजिए, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है? 18 दिनों में। क्यों अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?
अगर मैं Q से ही करवाऊं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यहां पर दो व्यक्ति, एक P और दूसरे Q की हमें क्षमता का रेशियो दिया है। क्षमता मतलब हमारे द्वारा एक यूनिट समय में किए गए कार्य की मात्रा होती है। हम एक यूनिट समय में कुल कितना काम करते हैं, यही मेरी क्षमता होती। P जो होता है वो Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो समय लेता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये समय होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि P ज्यादा समय लेता है तो P कम क्षमतावान है और Q ज्यादा क्षमतावान है। सुनिए, 50% का मतलब क्या होता है? 50% का अर्थ 1/2 होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं, जैसे समय का बनाऊं, मैं यहां पर समय का बनाऊं तो अगर Q को लगता है 2 समय, 2 काम करने में समय, तो P को लगेगा 3 समय। उल्टा कर दीजिए, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2। यही होता है। अगर क्षमता जिसकी ज्यादा है उसे समय लगेगा कम, और क्षमता जिसकी कम है उसे समय लगेगा ज्यादा। मतलब उनकी क्षमताओं में 2 और 3 का अनुपात है। क्योंकि P Q की तुलना में 50% ज्यादा समय लेता है। ठीक है, अगर यह होता कि P Q की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, अधिक स्किल्ड है, तब यही उल्टा कॉन्सेप्ट होता। अभी फिलहाल ऐसे होगा जैसे मैंने आपको बताया। अब दोनों इस क्षमता को जो बता रहे हैं, इसका सेंस क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर एक यूनिट समय आप हमें दे दो तो P करेगा 2 काम, जबकि Q कर पाएगा ज्यादा कर पाएगा 3 काम। अगर दोनों मिल गए तो कितना काम करेंगे? 5। दोनों मिलकर 5 काम। कौन कौन? P और Q। एक यूनिट समय में काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 18। मतलब टोटल वर्क अगर बनाना है तो 18 गुणे 5 कर दे 90। ये हो गया भैया टोटल वर्क। कुल कार्य यही था। बताओ खुद ही, जब आप एक दिन में दोनों लोग मिलकर करते हो 5 काम और 18 दिन में करते हो पूरा काम, तो टोटल काम कितना था? 18 गुणे 5 ही तो था। यस। Q से हमें अकेले काम करवाना है। किससे? Q से, जो एक दिन में करता है 3 काम। इसी को पकड़ा दो 90 काम को, तो 90/3 कर दें, 30 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, जो कि आपको देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 30 दिन में कार्य डन हो गया। 13वां सवाल कंफर्म सोल्यूशन, 30 दिन आप लोग उतार लें, राइट सोल्यूशन। आई बातें समझ में? किसी को दिक्कत नहीं? अगले सवाल पर आइए। ये बड़ा शानदार सवाल है, इसको अगर आप कर लो तो समझो बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी, हम लोग जिसपे पृथ्वी माता की याद नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी एक कोई है जो राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है। करेक्ट है, पृथ्वी जी एक है, वो राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही हैं, जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। आप देखते नहीं, गाड़ियां देरी से चल रही थी। अचानक जो ड्राइवर था वह अपनी गति को, मतलब ट्रेन की गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा लेता है, जिस वजह से ट्रेन अगले स्टेशन, जो नेक्स्ट स्टेशन था, जो 36, अभी राजधानी मतलब दिल्ली नहीं पहुंचा, अगला स्टेशन जो 36 किलोमीटर पे ही दूरी पर था, उसको जो है समय से पहुंच गई वह ट्रेन। ठीक है, जिस ट्रेन से वह चल रही थी वह 6 मिनट की देरी से चल रही थी। बट ड्राइवर ने जब गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया तो वह टाइमली, मतलब 36 किलोमीटर की दूरी पर जो अगला स्टेशन था उसमें एकदम समय से पहुंच गया। ट्रेन की वास्तविक गति बतानी है कितनी थी। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल करना चाहें तो भाई ट्रेन 6 मिनट देरी से चल रही है, 6 मिनट है, और मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करो तो 6/60 करते हैं, सबको पता है भाई। मिनट 1 घंटे 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को 60 से भाग कर दें, अर्थात 1/10 घंटे की देरी है। अगर हम कह दें ओरिजिनल स्पीड हमारी यस थी, हाँ, और अभी स्पीड कितनी हो गई? s+4 हो गई, जिसकी वजह से समय कम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम लिख सकते हैं कि अपना जो 36 किलोमीटर की जर्नी थी, अगर हम इस स्पीड से चलते यस से, और उसी 36 किलोमीटर की दूरी को अगर हम s+4 से चलते, तो अब यहां पर समय कम लगता है, यहां ज्यादा लगता है। दोनों का डिफरेंस 1/10 का होता कि नहीं होता? बट इस तरह से करके सॉल्यूशन करना कोई उचित अच्छी बात थोड़ी है। चाहो तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अलग हम थोड़ा सा प्रयास कर ले, इसी पैटर्न को थोड़ा ध्यान दे, तो क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए? इसको उधर कर दे, इसको उधर कर दे। भाई अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रॉपर हम एलसीएम ले, तो 36/10 का उपयोग करें तो आ तो जाएगा ही सवाल। कैसे आ जाएगा? देखिए प्रॉपर पैटर्न समझिए। भाई हमारी जो ओरिजिनल स्पीड एस थी, मैंने उसको s+ जब 4 किया तो हमारा जो समय 6 मिनट पहले देरी से होता था वो हमारा सेट हो गया, और हम जल्दी 6 मिनट पहले पहुंच गए। हालांकि 6 मिनट पहले हमारा वास्तविक समय है, रियल समय है, लेकिन है तो पहले ना पहुंचे आप, क्योंकि स्पीड आपने 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। अब आप इसको अगर इधर उधर कर ले तो सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर दोनों की चालों का गुणनफल
अगर पहली चाल यस है, दूसरी चाल यस प्लस 4 है, उनके क्या कहते हैं चालों में अंतर कितना है? 4 है, गुणे समयों का अंतर, समय कितना है? 1/10 है। इसका उपयोग कर ले, आ जाएगा सवाल, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, बट वही है कि ऐसे में कर पाए। अब देखो इसको उधर ले जाओ तो कितना, 36 गुणे 40 हो गया, बराबर यस गुणे यस प्लस 4 है। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाना शुरू करें, द्विघात समीकरण बनाए तो सही नहीं है। मैं आपको बस यही कहूंगा, इसके लिए आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। इसमें यस का मान हम कितना ले लें, जैसे अगर हम यहां पर उल्टा थोड़ा सा कर लीजिएगा, 40 गुणे 36 कर दीजिएगा, तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है, 40 और 36 का फर्क है, तो ओरिजिनल स्पीड यस का मान 36 ही तो होना चाहिए, ओरिजिनल स्पीड 36 ही होना चाहिए, 36 में 4 तो बढ़ेगा, तो राइट सोल्यूशन यहां से कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल हल करिए तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो 36 किलोमीटर उसकी वास्तविक गति थी, जो कि जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ी तब जाकर के उसने उस जर्नी को 10 मिनट पहले, सॉरी 1/10 घंटे पहले अर्थात 6 मिनट पहले कवर किया, जो वास्तविक समय था। तो इस तरह के सवाल का उपयोग इस फार्मूले से आप कर सकते हैं, इस पैटर्न से कर सकते हैं। यहां थोड़ा बहुत स्टेटमेंट हल करना होगा, लेकिन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 36 अगर हम कॉमन कर ले, बहुत आसानी से नहीं, हाँ कैलकुलेशन लगेगा, लेकिन ऑप्शन का सहारा इसमें लिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन देखो इसमें कौन सेट हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो आप खुद ही सेट कर लीजिए अपने आप, 36/36 कर दें और 36/36 4 40 कर दें, खुद ही हो जाएगा अपना जो सवाल आप चाह रहे थे, हल हो गया, क्या दिक्कत है। 14 नंबर डीआई, आपको मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआई आपको एक फिगर एक सवाल देता है। मैं डीआई की कुछ सेशंस कराऊंगा अलग से, अलग अलग फिगर पर, अलग अलग प्रकार के फिगर पर, और उसको लेकर के मैं कंफर्म करूंगा। एक विद्यालय में कुल 1200 छात्र होते हैं ना, उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, एक सर्वे किया गया कि आप लोग आते कैसे हो। तो प्राप्त सूचना के आधार पर एक पाई चार्ट बनाया गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा अच्छे घर से हैं, कार से आते हैं, कुछ पैदल चले आते हैं जो आसपास के, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ बस से आते हैं, और उनको इस तरह से कलर वाइज यहां पर दिखाया गया है। हालांकि आपके पेपर में कलर अलर का सिस्टम नहीं होता है, सब ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, और सीबीटी है आपके एग्जाम में तो कंप्यूटर सारी चीज दिखाता है, तो अच्छा रहता, सब कुछ विजिबल होता है, ठीक है। कार देखिए ब्लैक कलर से 150 डिग्री। मैं आपको बता दूं कि अगर जब पाई चार्ट दिखाया जाता है तो कंप्लीट डेटा 360 डिग्री के बराबर होता है, जो कि परसेंटेज के आधार पर 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। जैसे परसेंटेज को ब्रेक किया जाता है उसी प्रकार से इसको भी डिग्री से नंबर में आप ब्रेक कर सकते हैं। जब सवाल में पूछा है कि सूचनाओं के आधार पर प्राप्त करें कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं, तो कार से आने वाले 150 डिग्री है। अब आपको बता दूं, कंफर्म करिए, देखिए जब आपको पता है कि कुल छात्र कितने हैं 1200, कुल छात्र का मतलब 360 डिग्री, मैंने कहा 360 डिग्री सभी छात्र मिलकर 1200 हैं, और आपको कार वालों का बताना है, तो कार वालों का डिग्री बताएं कितना है 150, तो 150 डिग्री का मान बोलिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, खुद ही हो जाएगा। डिग्री डिग्री से गया, 0 0 से गया, 36 से काटी, देखिए 12 3 36 होता है, 12 1 के 1200 होता है, 3 से इसको काटिए 5 बार होता है, 5 से इसका गुणा करिए 500 ऐसे छात्र हैं जो कि कार से आते हैं, उनका आवागमन उस जो है विद्यालय में कार से हुआ करता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह सेशन और यह सभी सवाल कंफर्म हो गए होंगे। सभी लोग मन लगा के सभी सवालों का एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लें। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता दे, कोई डाउट रहे तो जरूर स्पष्ट करें। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। अच्छे से मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करिए। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन के लिए आप हमें कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को।